हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो होगा कॉमन कंडीशंस। और कॉमन कंडीशंस हम देखेंगे यहाँ पर रीनल सिस्टम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिकल साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है उसका क्लासिकल साइन क्या होता है। तो अगर हम क्लासिकल साइन देख रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद से ही उसके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उसको क्या करना, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वो होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस। और मोस्टली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर कॉमन होता है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप मीन्स हम बोल सकते हैं कि चिल्ड्रंस जो है उनके अंदर कॉमन होता है। अगर कोई चिल्ड्रन है जिसको ऑलरेडी फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या और किसी भी तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो उससे आगे जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज हम इसको एमसीसी से बोलते हैं, वो होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये ध्यान रखना, इसको GABS बोलते हैं। नर्सिंग का अगर कोई भी एग्जाम है ना तो उसमें बहुत बार ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो मोस्टली हमारी, जैसे पता है कि वो किडनी वगैरह जो है उसको इन्फेक्ट करता है या उनको अफेक्ट करता है। तो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सबसे पहले हमें देखने मिलेगा फीवर, देन उसके बाद में होगा हिमेचुरिया। हिमेचुरिया मीन्स यूरिन के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, देन आएगा प्रोटीन यूरिया, मीन्स यूरिन के साथ में क्या आ रहा है, प्रोटीन का भी एक्सक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट उसमें आता है इडिमा होगा पेशेंट में, हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूरिन के कलर की तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कोका कोला कलर का यूरिन होता है। कोका कोला कलर का क्या होता है, यूरिन होता है। मींस डार्क बोल सकते हैं हम, जैसे बोल रहे हैं ना हिमेचुरिया, तो हिमेचुरिया मींस वो ब्लड की वजह से ही कैसा हो जाता है, कोका कोला कलर जैसे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो साइंस तो सारे ये हैं, ये सारे जो हमने देखे, पर क्लासिकल साइंस के अंदर कौन सा होगा, इसमें दो क्लासिकल साइन में होता है, एक होता है हिमेचुरिया और एक होता है प्रोटीन यूरिया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कि क्लासिकल साइन अगर पूछे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्लासिकल साइन क्या है, क्लासिकल साइन, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हिमेचुरिया प्लस प्रोटीन यूरिया। इडिमा भी प्रेजेंट होता है बट वो क्लासिकल साइन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, द ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस इज सीन इन। ठीक है, ये एक तरह का मतलब कि विजुअल एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं, विजुअल एग्जामिनेशन मींस कि अगर जैसे मान लीजिए किसी का अल्ट्रासोनोग्राम या MRI वगैरह किसी का कुछ हुआ है तो उसके अंदर ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑप्शन डी पाइलियोनेफ्राइटिस।
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब देखिए ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस क्या होता है। ये होता है ट्रैम ट्रैक, जैसे कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसमें जैसे आपको ये ट्रैक दिख रहा है ना, इस तरह से जो ये ट्रैक दिख रहा है उसी तरह से अगर आप एग्जामिनेशन करवाएंगे MRI या ऐसा कुछ तो उसमें दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला जो अपीयरेंस है ना ये वाला, और उसको ही यहीं पे इलेबरेट करा हुआ है। देखिए इस तरह से जो ऑरेंज कलर के आप ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इसी को बोला जाता है ट्रैम ट्रैक साइन या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। और वो कौन सी कंडीशन के अंदर हम देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फ्लैंक पेन, ऑप्शन बी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी पोलीयूरिया, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मींस कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर पोलीयूरिया की कंडीशन नहीं होती, और यहाँ पे यही पूछा है नॉट अ सिम्टम। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर या तो ओलिगोयूरिया या एनयूरिया की कंडीशन होती है। ठीक है, फ्लैंक पेन भी प्रेजेंट होगा, हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट होगा, और ओलिगोयूरिया या एनयूरिया प्रेजेंट होगा, पोलीयूरिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेट्राड ऑफ हिमेचुरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, मींस हिमेचुरिया का जो टेट्राड है, मींस टेट्राड मींस हम 4 साइंस बोल सकते हैं या 4 सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए परप्यूरा, ऑप्शन बी आर्थराइटिस, ऑप्शन सी ग्रेन्युलोमेटोसिस, ऑप्शन डी एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो एक्चुअली कौन कौन से जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है परप्यूरा, देन होता है आर्थराइटिस, एब्डोमिनल पेन, और फोर्थ जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है, ग्रेनुलोमेटोसिस, मींस आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी ग्रेनुलोमेटोसिस। मींस टेट्राड ऑफ हिमेचुरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, परप्यूरा, आर्थराइटिस, एब्डोमिनल पेन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन इन्फेक्शन could be a sequel of स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इन सारे स्किन इन्फेक्शन में से कौन सा जो है वो एक रीजन होता है या सिक्वेल हो सकता है। सिक्वेल मीन्स हम बोल सकते हैं सीक्वेंस, समझने के लिए सीक्वेंस मीन्स पहले ये भी होगा और उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन होगी। तो ऑप्शन दे रखा है ए इंटरट्रिगो, ऑप्शन बी इम्पेटिगो, ऑप्शन सी हर्पिस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन डी स्कैबिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि जहां हमने जैसे कि जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा था, यहाँ देखिए जब हमने बोला था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है, और अगर चिल्ड्रन को क्या हुआ है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो आगे जाके क्या कॉज कर सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है। ठीक है, और स्किन इन्फेक्शन की जब हम बात करें तो मेनली कौन से स्किन इन्फेक्शन की बात करेंगे हम, इम्पेटिगो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इम्पेटिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल ग्लाइकोसूरिया इज सीन व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज। ठीक है, मीन्स क्या है, रीनल ग्लाइकोसूरिया क्या है कि यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निकलना। तो एक कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा अगर ग्लूकोज निकलने लग जाता है यूरिन के थ्रू, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि जब ब्लड शुगर कितने से ज्यादा हो जाएगा कि उस टाइम पे रीनल ग्लाइकोसूरिया हमें देखने मिलेगा। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए मोर देन 100 mg%, ऑप्शन बी मोर देन 200 mg%, ऑप्शन सी मोर देन 180 mg%, ऑप्शन डी मोर देन 50 mg%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, जब ब्लड शुगर लेवल मोर देन 180 mg% हो जाएगा उस टाइम पे रीनल ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन देखी जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक रीनल फेलियर कॉजेस ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्रोनिक रीनल फेलियर इसमें से क्या क्या करेगा, एक्सेप्ट मींस पूछ रहा है कि इसमें से क्या नहीं करेगा। ऑप्शन दे रखा है ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है वो क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ना कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीज्ड क्रिएटिनिन लेवल। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा यहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या क्या करता है, तो हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर से रिलेटेड। अब देखिए नाम से पता पड़ रहा है क्रोनिक रीनल फेलियर मींस ओवर द लॉन्ग टाइम रीनल क्या हो गया, फेल हो गया है, ठीक है, किडनीज जो है वो फेल हो गई है, तो उसको बोला है क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें रीनल फेलियर की, सीआरएफ है ना, क्रोनिक रीनल फेलियर को हम बोल सकते हैं सीआरएफ। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो होता है, जो जीएफआर होता है मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा डिक्रीज होके भी, लेस देन 90 ml, लेस देन 90 ml हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 90 ml पर मिनट। सेकेंड, इसके अंदर एन्यूरिया की कंडीशन हो सकती है। देखिए अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो जरूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट के अंदर हमें सारे सिम्टम्स देखने मिले। ये जो सिम्टम्स जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं वो ये होता है कि अलग अलग जो पेशेंट्स है उनके अंदर अलग अलग सिम्टम होते हैं, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम आपको एक ही पेशेंट में दिख जाए, कुछ के अंदर ये वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं वो होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, मोर देन 25 mg पर DL, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ही ना कि क्रिएटिनिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कितना हो रहा है, मोर देन 1.3 mg पर DL क्या होता है, क्रिएटिनिन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यूरिक एसिड का जो लेवल होता है, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वो भी कितना हो जाएगा, मोर देन 7.2 mg पर DL। नेक्स्ट है इसके अंदर होगा हाइपरकैलेमिया, ठीक है, और होगा हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, देन हाइपरटेंशन, इडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर, ठीक है। और ये जो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या क्लिनिकल फेलियर्स जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनको साथ में बोला जाता है यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सभी के फीचर्स को यूरेमिया बोलेंगे, जो सीआरएफ होता है क्रोनिक रीनल फेलियर के सारे क्लिनिकल फीचर्स को एक साथ में क्या बोल सकते हैं, यूरेमिया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी हो सकता है डायरेक्टली यूरेमिया बोल दें और हमें पता ही नहीं होगी यूरेमिया होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर अ रीनल कैलकुलाई पेशेंट इज टू, ठीक है, एक रीनल कैलकुलाई का पेशेंट है उसके लिए केयर कर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो रीनल कैलकुलाई मींस क्या है कि किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोन्स प्रेजेंट है, एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए लिमिट फ्लूइड्स एट नाइट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एवरी 4 आवर्स, ऑप्शन सी रिकॉर्ड द वाइटल साइंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। रीनल कैलकुलाई के अंदर क्या करते हैं हम, फ्लूइड इनटेक जो होता है पेशेंट का उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने का रीजन क्या होता है,
एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर देंगे तो जो स्टोन है वो हो सकता है कि मे बी वो यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाए, ठीक है, वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर जो स्टोन है या जो हम बोल रहे हैं कैलकुलाई उसका साइज बहुत ही छोटा है तो वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। इसीलिए रीनल कैलकुलाई के पेशेंट को फ्लूइड इनटेक जो होता है वो इंक्रीज करने के लिए बोला जाता है। उसके कॉजेज हो सकते हैं अगर हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी, हम देखो कॉजेज की बात करते हैं, कॉजेज की, अगर हाई इनटेक है, ठीक है, हाई इनटेक है किसका, कैल्शियम और विटामिन डी का, कैल्शियम एंड विटामिन डी का, वो भी एक कॉज हो सकता है रीनल कैलकुलाई का, ठीक है, या कैल्शियम के प्रोडक्ट्स जो है वो अगर ज्यादा ले रहे हैं, अगर डिहाइड्रेशन है, किसी को क्रॉनिक डिहाइड्रेशन है तो उसके अंदर भी रीनल कैलकुलाई के चांसेस जो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, इमोबिलाइजेशन, ठीक है, अगर कोई प्रोलॉन्ग क्या है, बेड रिडन पेशेंट है, उनके अंदर भी रीनल कैलकुलाई के चांसेस होते हैं। देन अगर हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, या फिर हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म, उसके अंदर भी क्या होता है, रीनल कैलकुलाई के ये भी एक कॉज है, ठीक है। अगर यूटीआई है किसी को, ठीक है, और यूटीआई किससे, मेनली प्रोटियस जो बैक्टीरिया होता है ना, प्रोटियस बैक्टीरिया, उसकी वजह से अगर किसी को यूटीआई है तो भी रीनल कैलकुलाई का वो एक कॉज है, ठीक है। और अगर कोई किसी को एआरटी चल रही है, एआरटी का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, है ना, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो एआरटी थेरेपी दी जाती है उनको भी रीनल कैलकुलाई होने का एक कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें रीनल कैलकुलाई के ही अंदर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो ये तो हमें भी पता, हमें अच्छे से पता है कि रीनल कैलकुलाई के अंदर क्या होता है, पेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, पेन प्रेजेंट होगा। और मोस्टली वो कौन सा रीजन के अंदर होता है, लंबर रीजन, ठीक है, लंबर रीजन के अंदर क्या होगा, पेन होगा। अगर कोई मेल पेशेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसका पेन रेडिएट होगा टुवर्ड्स द टेस्टिस, ठीक है, रेडिएट टुवर्ड्स द टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस की तरफ क्या हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा। और अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसका पेन कहाँ रेडिएट होगा, टुवर्ड्स द ब्लेडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। देखिए ये तो हम रीनल कैलकुलाई की बात करें ना, मींस मेनली किडनी के अंदर बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यूरेटर के अंदर अगर किसी को स्टोन है, ठीक है, यूरेटर के अगर अंदर किसी को स्टोन है तो उसका जो पेन होगा ना वो भी लंबोसेक्रल से ही स्टार्ट होगा, किससे होगा, लंबोसेक्रल से ही स्टार्ट होगा और वो रेडिएट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, रेडिएट होगा कहां पर, इनर थाई, इनर थाई, ग्रोइंस, ठीक है, और पेरिनियम, उसकी साइड में क्या हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा, ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इरिगेटिंग एन इनड्वेलिंग कैथेटर द नर्स शुड, ठीक है, किसी पेशेंट को कैथेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको इरिगेट कर रहे हैं तो नर्स को उस टाइम पे क्या करना है, ऑप्शन ए, यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स एंड फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स, सेकेंड, वार्म द सॉल्यूशन टू द बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी, इंस्टिल फ्लूइड अंडर द हाई प्रेशर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन ए,
ठीक है। जब भी हम कैथेटर जो है उसको क्या कर रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, स्टेराइल इक्विपमेंट्स और स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है। ठीक है। हम अगर बात करें सिर्फ कैथेटर की ही नहीं, अगर कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटरनली किसी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं या हम इरिगेशन कर रहे हैं, तो हमें उन सब के अंदर असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज, ठीक है, रीनल कार्सिनोमा का अर्ली साइन क्या होगा? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी फ्लैंक पेन, ऑप्शन सी पाईयूरिया, ऑप्शन डी हिमेचूरिया। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है। हिमेचूरिया जो होता है एक क्लासिकल और अर्ली साइन होता है रीनल कार्सिनोमा का। ठीक है, क्या होता है? क्लासिकल एंड अर्ली साइन of the renal carcinoma is hematuria. Next question है, a patient with acute renal failure become confused and irritable. These features occur due to, ठीक है, एक पेशेंट है acute renal failure का, ठीक है, वो कैसा हो रहा है? कंफ्यूज हो गया है और इरिटेबल हो गया है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करके कहाँ पे एंटर हो जाएगा? ब्रेन में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रेन के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चला, मतलब वो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस टाइम पे पेशेंट को ट्रेमर्स, एपिलेप्सी, अनकॉन्शियसनेस, देन एस्टेरिक्सिस, ठीक है, ये होता है फ्लैपिंग ट्रेमर्स। एस्टेरिक्सिस मीन्स क्या होता है? फ्लैपिंग ट्रेमर्स। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? डिसओरिएंटेशन, ये सारी कंडीशन हो सकती है जब अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग द ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है किसके बाद में? ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। क्या होता है वो? TURP। ठीक है, और TURP जो होता है एक सर्जिकल करेक्शन होता है किसका? BPH का। BPH क्या होता है? BPH होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब देखिए अब क्या ऑप्शन दे रखे? ऑप्शन ए असेस द सर्जिकल साइट फॉर इन्फेक्शन, ऑप्शन बी असेस द वाइटल साइंस, ऑप्शन सी मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ 3-way Follis catheter, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एनाल्जेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटेनिंग द पेटेंसी ऑफ 3-way Follis catheter। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? 3-way Follis catheter जो होता है ना उसको क्यों अप्लाई किया जाता है या उसको क्यों इंसर्ट किया जाता है? 3-way से देखिए, अगर हम 3-way कैथेटर की बात करें तो जैसे ये अगर कैथेटर है तो उस पे पीछे इस तरह से 3 वेज बने होते हैं। ठीक है, अब एक तो होगा जिससे हम क्या करते हैं? NS को फ्लश करते हैं। ठीक है, एक होगा जिससे हम यूरोबैग को कनेक्ट करेंगे, और एक होगा जिससे हम क्या करेंगे? इरिगेशन करेंगे। ठीक है, और TURP जो होता है उसके बाद में ब्लीडिंग जो होती है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करा जाता है? इरिगेशन करा जाता है। ठीक है, ताकि वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्लोट होके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ना कर ले, इसलिए रेगुलरली क्या करा जाता है? इरिगेशन करा जाता है। देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा BPH के बारे में डिस्कस करते हैं। BPH क्या होता है? BPH होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है स्ट्रोमल और एपिथेलियल सेल्स जो होती है उसका, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से जब वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोस्टेट जो होंगे वो एनलार्ज हो जाएगा और वो अल्टीमेटली यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है, किसके क्लिनिकल फीचर्स, बीपीएच के क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो यूरिन का जो फ्लो होगा, ठीक है, यूरिन जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से जो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा और अल्टीमेटली यूरिन का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अर्जेंसी होगा, यूरिन अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूरिन अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, देन नॉक्चुरिया की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, नॉक्चुरिया। देन आता है ड्रिबलिंग, यूरिन का ड्रिबल होना, ठीक है, ड्रिबलिंग की भी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए यूरिन फ्लो जो डिक्रीज हो रहा है ये क्या होता है, अर्ली साइन होता है, किसका, अर्ली साइन होता है बीपीएच का, और ड्रिबलिंग जो होता है वो लेट साइन होता है बीपीएच का। ये चीजें ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बीपीएच का अर्ली साइन क्या होता है कि यूरिन फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और लेट साइन क्या होता है कि ड्रिबलिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन इज, ठीक है, क्या पूछा है कि यूरिन कलेक्शन का बेस्ट मेथड क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मिड स्ट्रीम वॉइडिंग, ऑप्शन बी बैग एस्पिरेशन, ऑप्शन सी कैथेटर एस्पिरेशन, ऑप्शन डी सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन जो है उसको यूरिन कलेक्शन का बेस्ट मेथड बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोटोरिया मीन्स, ठीक है, क्या पूछा है, एजोटोरिया किसको बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इंक्रीज नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इन द ब्लड, ऑप्शन बी डिक्रीज नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इन द ब्लड, ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इन फीसेस एंड यूरिन, एंड ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एजोटोरिया का मतलब होता है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इन द फीसेस एंड द यूरिन। यूरिन और फीसेस के अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, और उसी कंडीशन को एजोटोरिया बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इज, ठीक है, यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी टीनिया वेजाइनलिस, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, ठीक है। अब देखिए हम अगर यूटीआई की बात करें तो यूटीआई क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यूटीआई के क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि अगर किसी को यूटीआई है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। उसके अंदर हम देख सकते हैं फीवर, और फीवर कैसा होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। देन यूरिन का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, क्लाउडी, ठीक है, क्लाउडी कलर क्या हो जाएगा, यूरिन का हो जाएगा। नेक्स्ट उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होगा, या हम बोल सकते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन की कंडीशन प्रेजेंट होगी, बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन क्या होता है कि जब यूरिन पास करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। देन फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी की कंडीशन होगी, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी की कंडीशन होगी। देन नेक्स्ट लोअर बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन, ठीक है। नेक्स्ट है बैक डिस्कम्फर्ट, ठीक है, और यूरिथ्रा से वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रा, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल कंडीशन होते हैं किसके, यूटीआई की, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट की बात करें तो एक यूरिनरी हम एंटीसेप्टिक प्रोवाइड करते हैं, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करी जाती है।
और उसमें अगर हम किसी चीज को स्पेसिफाई करें तो वो होता है बेंजोपाइरिडियम, बेंजोपाइरिडियम। ठीक है, बेंजोपाइरिडियम एक तरह का एनाल्जेसिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टाइटिस इज। ठीक है, सिस्टाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? तो सिस्टाइटिस क्या होता है? अगर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है तो उसको बोला जाता है सिस्टाइटिस की। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का अगर इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टाइटिस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें से क्या है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए डिस्यूरिया, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी इन यूरिनेशन, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होगा, सिस्टाइटिस की जो कंडीशन होगी, उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ सिस्टाइटिस इंक्लूड एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ऑप्शन बी इनटेक ऑफ कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि सिस्टाइटिस के अंदर कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, इन सबको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और बाकी सारे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना, एंटीबायोटिक्स देना, ये सारा ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड। ठीक है, किसका कॉज पूछ रहे हैं यहाँ पे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी अमाइलोइडोसिस, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटस, अमाइलोडोसिस, ये सारी कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक कॉज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली जो होता है वो 2 to 6 ईयर के एज में होता है। ठीक है, किसमें होगा? मोस्ट कॉमनली इन द 2 to 6 ईयर, और मोस्टली बॉयज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या हम बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर, तो उसके अंदर हमें मेन 4 चीज जो होती है उनको देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है प्रोटीन यूरिया। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होगा मोर देन 3 ग्राम पर आवर, इतना ज्यादा प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी। सेकंड होगा हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया मींस एल्ब्यूमिनियम, एल्ब्यूमिन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इडीमा। ठीक है, इडीमा की कंडीशन होगी। और लास्ट जो होता है वो होता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर लिपिडीमिया, ये सारी कंडीशन मींस ये हम मेन बोल सकते हैं, मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किसके? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, ठीक है, किसकी? ट्रीटमेंट प्लान की बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, तो उसके अंदर एक तो हम प्रोवाइड करवाते हैं लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, जैसे कि लेसिक्स वगैरह जो होता है, फ्रूसेमाइड, वो सारा प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड, हम स्टीरॉइड थेरेपी देते हैं। ठीक है, कौन सी थेरेपी? स्टीरॉइड थेरेपी, ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो सके? डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट, हम प्रोटीन इंटेक जो होता है उसको कर देते हैं। प्रोटीन इंटेक जो होता है उसको कितना कर दिया जाता है? प्रोटीन इंटेक को करा जाता है 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे पेशेंट को? प्रोटीन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, किसकी बात करें हम? कॉम्प्लिकेशंस। और कॉम्प्लिकेशंस किसकी वजह से? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एक होगा हाइपर वॉलेमिया की कंडीशन। ठीक है, हाइपर वॉलेमिया। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन से जो ससेप्टिबिलिटी होगी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है,
रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन रीनल फेलियर की कंडीशन भी इसके अंदर अराइज हो सकती है, किसके अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोयूरिया एंड डिक्रीज्ड क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंडिकेट प्रॉब्लम विथ, ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट को ओलिगोयूरिया है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन से पार्ट से प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ओलिगोयूरिया है और उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पार्ट है वहां पर क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिहाइड्रेटेड क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल, ठीक है, एक डिहाइड्रेटेड क्लाइंट है तो उसके यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या फर्क आएगा। ऑप्शन ए वो इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी कांट मेजर। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसका यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ बीपीएच, ठीक है, मींस अर्लीस्ट साइन क्या होता है किसका, बीपीएच। बीपीएच अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है, उसके अंदर हम यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा, ऑप्शन ए अर्जेंसी, ऑप्शन बी डिमिनिश्ड यूरिन स्ट्रीम, ऑप्शन सी ड्रिबलिंग, ऑप्शन डी नॉक्चुरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि बीपीएच का अर्ली साइन क्या होता है कि यूरिन का स्ट्रीम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ड्रिबलिंग क्या होता है, लेट साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन आफ्टर द TURP। ये भी हमने बीपीएच में पढ़ा कि TURP जो है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इस सर्जरी के बाद में कौन से टाइप के फ्लूइड का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन डी मिनरल वाटर। तो करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज, ठीक है, कि रीनल स्टोन का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी ऑक्सलेट, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी ज़ैंथीन। कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड ज़ैंथीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम स्टोन्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं रीनल स्टोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज सीन इन, ठीक है, क्या है एक सिंड्रोम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो वो किसके अंदर देखा जाता है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑप्शन सी रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन डी CABG। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है। नाम से पता पड़ रहा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मींस क्या होता है, इरिवर्सिबल अर्ज होती है लेग्स को मूव करने की, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, इरिवर्सिबल अर्ज टू मूव द लेग्स, ठीक है, बार बार अपने पैर हिलाने की क्या होती है, अर्ज होती रहती है। और टिपिकली ये मोस्टली जो होता है ना, इवनिंग के टाइम पे होता है, टिपिकली इन इवनिंग, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है ये देखी जाती है हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। बहुत सारे पेशेंट्स हीमोडायलिसिस के ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आगे जाके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की कंडीशन को देखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हीमोडायलिसिस पे आपको डिटेल में बताऊं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप हीमोडायलिसिस के लिए एक अलग से वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।